शख्सियत को मैं आपके सामने हम लेके आए हैं रादर हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद, और हम उनका धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने समय दिया हमें आज प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। वो रियल सेंस में वो हीरो है, रियल सेंस में वो एक फाइटर है। मैं उनकी स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ और हम सभी रादर सुनना चाहते हैं कि उनके मुंह से। मैं जानता हूँ गुलाब जी जानते हैं हम सब, और जितने विनिंग टीम में सीनियर लीडर हैं जानते हैं किस फाइटिंग स्पिरिट के साथ उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया और एक ऐसा लैंडमार्क बना दिया और एक ऐसा नजीर पेश कर दी कि जो लोग लगते हैं कि हम साइकोलॉजी या फिजिकली कमजोर हैं, तो उन्होंने करारा तमाचा जड़ा है उनके गाल पे कि कमजोरी किस चिड़िया का नाम होता है, या होता भी है कि नहीं होता है। तो उनका नाम है श्रीदेवी पासी। श्रीदेवी पासी में श्री के साथ बड़ा चक्कर होता है कि श्री या श्रीमती पहले लगाए कि नहीं, तो श्रीदेवी ना श्री अपना खुद लेके चलती है, तो उनको श्री कोई भूल भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले कि मैं ऑफिशियली उन्हें इनवाइट करूं, मैं मेरे कोहोस्ट गुलाब जी से बोलता हूं कि वो कुछ उनके बारे में बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू विवेक जी, एंड स्पेशल थैंक्स टुडे श्रीदेवी जी कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज जितने भी लोग आपको सुनेंगे, मैं इतना ही कहूंगा कि आई नो कि आपकी जो स्टोरी है ना, मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी में से एक स्टोरी है। yes. और बिफोर यू टॉक टू द पीपल, टॉक टू द लीडर, मैं कहूंगा लोगों को कि जब तक आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं है ना, जिगजैग नहीं है ना, तब तक आपकी स्टोरी नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हाई मी, है ना, गॉड हमें ही क्यों या फिर हमें ही क्यों इतने इतने चैलेंजेस देता है, लेकिन आपको प्यार भी तो करता है वो गॉड, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल बी। जब मैंने फर्स्ट टाइम विवेक श्रीदेवी जी का स्टोरी सुना, रियली मुझे लगा कि यार हमारे घाव तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। Honestly. So this kind of leadership, this kind of people, this kind of person, ये हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं। एंड थैंक यू गॉड कि श्रीदेवी जी विनिंग टीम में है, हमारे साथ हैं और वेस्टिज के साथ मिलके बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आज जो लोग भी जिनको भी उनको सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ये कहूंगा कि आप उनके हर एक वर्ड्स, एक लफ्ज को आप नोट डाउन कीजिएगा दिल और दिमाग में, और देखना आपको लगेगा कि अगर शी कैन डू इट, आई कैन डू इट, राइट। सो वी आर ब्लेस्ड विद द लीडरशिप, एंड मैं इतना ही कहूंगा, शी इज अ ग्रेट लीडर ऑफ विनिंग टीम एंड वेस्टेज यूथ आइकॉन है और बहुत बड़ा काम कर रही है और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव, पॉजिटिव बदलाव कर रही हैं, और आज हम सबकी लाइफ में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विवेक। थैंक यू गुलाब जी, आपने राइट वर्ड में डिस्क्राइब किया इनको। और मैं कई बार देखता हूँ, आज हमारी बहुत लेडीज महिलाएं बहनें सुन रही हैं, आप ध्यान से सुनिए, और खाली महिलाएं नहीं, सुनो ये पुरुष भी सुन लें कि आप समझो कि ये मूंछ वाले रह जाएंगे और पूंछ वालों ने पूंछ मतलब चोटी, पूंछ गलत मत समझना, कि चोटी वालियों ने इतना बेहतरीन सक्सेस कर ली और ये मूंछ वाले मूंछ पे ताव देते रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं पता नहीं किन आड़े टेढ़े चैलेंजेस में परेशान रहते हैं कि उसने फोन नहीं उठाया, वो ज्वाइन नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप सुनिए इस महिला से, बहन से, कि इन्होंने किस परिस्थिति के अंदर में इस बिजनेस को बिल्ड किया और सब लोगों के लिए एक नजीर पेश की। तो मैं और ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ विनिंग टीम, जितने लोग यहाँ पर, 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, उनके बिहाफ पे, गुलाब जी के बिहाफ पे इनवाइट करता हूँ श्रीदेवी पासी, यूसीडी, गोइंग टू यूसीडी फ्रॉम मुंबई। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये सौभाग्य है मेरा कि गुलाब सर, विवेक सर के सामने आज बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और सारा क्रेडिट जाता है इसका वेस्टीज और विनिंग टीम को, स्पेशली विनिंग टीम, क्योंकि ये जो 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी लाइफ में आया है ना, इसका पूरा श्रेय 100% श्रेय जो जाएगा वो विनिंग टीम सिस्टम को और इस तरह की ग्रेट लीडरशिप को, राइट। सो रियली थैंक यू सो मच एवरीवन। इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मेरी थोड़ी सी, मैं अगर बताऊं तो स्टोरी की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग जानते हैं और काफी सारे लोग नए हैं, राइट। बट मैं हर बार अपनी स्टोरी को रिपीट इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि कोई एक इंसान, जैसे गुलाब सर से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, वो कहते हैं ना कि किसी भी एक मीटिंग से कोई एक भी डिसीजन ले ले और उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए, राइट। तो वो उनका इस धरती पे आना, उनका अवतार लेना, वो संपूर्ण हो जाएगा। तो सेम विथ मी,
अगर मेरी स्टोरी से कोई 1% डिसीजन ले ले, कोई एक बहन, कोई एक भाई डिसीजन ले ले और वो कुछ बड़ा कर जाए अपनी फैमिली के लिए, तो आई थिंक, मैं कभी कभी कहती हूँ कि जो मेरे साथ घटना हुआ, शायद कुछ लोग उससे सीख ले ले और अपनी जिंदगी वो बदल दे, राइट? सो डेफिनेटली, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि बचपन सभी लोग, जो जितने लोग आज मुझे देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं, शी मस्ट हैव बॉर्न विद दिस क्वालिटी, राइट? कि आज मैं कई सारे लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, है ना? जिस तरह की पर्सनालिटी आज पूरी तरह से डेवलप हो गई है, लोगों को ये दिख रहा है, आज करंट दिखाई दे रहा है। बट इसका 100% अपोजिट था, 100% फ्रॉम चाइल्डहुड। मैं 6 भाई बहनों हम के बीच में पली हूँ, मैं तीसरे नंबर पे। पापा नॉर्मल मिल वर्कर, राइट? जिनकी कोई सैलरी, बड़ी सैलरी नहीं होती, मिडिल क्लास का जो थर्ड लेवल होता है ना, एकदम लास्ट लोअर मिडिल क्लास, उस लेवल से हम बिलोंग करते थे। और प्योर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी डिग्री मिल गई, लड़कों को प्रेफरेंस मिला, स्पेशली मेरे बड़े भैया, उनको प्रेफरेंस मिला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का, और मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ पे हम कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल, राइट? तो बट ये था कि बचपन से ही एम्बिशियस रही हूँ, छोटे से ही सपने देखती थी कि नहीं, कुछ अगर मौका मिला ना तो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यही था कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाओ, है ना? ये मेंटालिटी बनाई गई थी बचपन से ही। मुझे आज भी याद है, जब मेरा ग्रेजुएशन का मैंने एग्जाम दिया और पापा का ऑपरेशन करवाना था हार्ट का, और हॉस्पिटल में वो थे, तो मैंने उनको कहा कि मेरा एग्जाम हो चुका है, अब रिजल्ट आएगा, तो मुझे पहली जो नौकरी लेनी वो 10,000 की होनी चाहिए कम से कम। पापा ने हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे कहा, सोचो उस वक्त पैसे की कितनी जरूरत होती, बेड पे लेटे लेटे उन्होंने कहा, जितनी की मिल जाए उतनी की कर लेना। तो ये मेंटालिटी बचपन से ही डाली गई थी कि जितना मिल रहा है उतने में रहो, उससे ज्यादा मत सोचो, राइट? तो कोई खास परवरिश, मतलब जितना उनके हिसाब से हो सकता था, राइट, उतना उन्होंने दिया हमें, राइट? बहुत बहुत स्ट्रगल रहा जिंदगी में। खाने पीने की खैर दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन कई बारी बाकी दोस्तों को जब हम देखते थे कि वो बिंदास घूमने जाते हैं, वो पिक्चर देखने जाते हैं, सो उनको देख के ऐसा लगता था कि यार हमारे साथ कब अच्छा होगा, राइट? तो ये बचपन रहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बचपन तो कहते हैं हम सब भूल जाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, जरूरतें कैसी बढ़ती है। तो जब मेरा आई थिंक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो भैया ने मुझे कहा कि देख, ग्रेजुएशन के बाद कोई वैल्यू नहीं है ग्रेजुएट्स की, तो एक काम कर, कुछ पोस्ट डिग्री तुम्हें करनी चाहिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। बट पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, बट फिर भी मैंने क्या किया, जबरदस्ती एमबीए का पता करने चली गई। मैंने कहा चलो एमबीए पता कर लेते क्या है। और जब उसका एंट्रेंस एग्जाम सुना, तो मैंने कहा 20,000 तो मैनेज कर लूंगी सीईटी देने के लिए। लेकिन जब एमबीए की बात आई तो 4.5 लाख रुपए उस वक्त, मैंने कहा आई कांट मैनेज इट। पापा ने कहा देखो, तुम्हें करना है कर लो, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि तुम 6 भाई बहन हो, राइट? बट उस वक्त इतना मुझे आज भी याद है, जब मैं वहां से रिटर्न आई थी और पापा ने इस तरह से जब मुझे कहा, तो मैं 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, बस यही रीजन से कि मुझे एमबीए करना है। और ये क्या हुआ कि पैसे नहीं है, इसका मतलब मुझे पढ़ाई नहीं करने मिलेगा, राइट? तो भैया ने देखा कि नहीं, ये मुझसे ज्यादा अच्छी है पढ़ने में, बहुत एम्बिशियस है। तो उस वक्त पापा वीआरएस ले रहे थे, मिल बंद हो रहे थे सारे। तो पापा को जो पैसा आया था, उस पैसे में से उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाने से बेटर है कि आप इसे पढ़ा दो, क्योंकि ये इसको पढ़ना है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से तड़प रही है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक, देख एमबीए तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ 70-80 हजार वाली एक आईसीडब्ल्यूएल डिग्री वो ले सकती हो तुम, जिसमें एडवांस कोर्स ना करके डिप्लोमा कर लो। तो आई सेड नो इशू, आई वांट टू डू इट, मुझे करना है, बट कुछ तो करना है। तो भैया की सपोर्ट आज मैं कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो सबसे पहला जो ब्लेसिंग्स रहा है वो मेरे भाई का रहा है, राइट? क्योंकि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, घर के पार्टीशन के वजह से, मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज के साथ ये हुआ होगा, तो अपने आप को ब्लेम मत करिएगा, परिस्थिति को कभी ब्लेम नहीं करना है, परिस्थिति आपके हाथ में, आप बदल सकते हो। भैया मेरे, तब हम भाई बहन और मेरे पापा, हम 3 लोग थे। मम्मी गांव में रहने लगी, बाकी भाई बहन सब गांव में रहने लगे थे, हम 2 लोग यहाँ पे। और उस वक्त खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, कपड़े धुलने, सब कुछ करना, सारा काम खुद ही करते थे। लेकिन भैया बहुत सपोर्ट करते थे, तो ही वाज द गाय, बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट स्टैंड, है ना, मुझे जगह मिली खड़े होने की अपने आप की। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, राइट? हर तरह की, चाहे मैं
उस वक्त बड़ी हो रही थी, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी जो सोच थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे एम्बिशन को उन्होंने सपोर्ट किया बहुत तरीके से, क्योंकि वो तड़प दिख रहा था ना मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है। तो ग्रेजुएशन जैसे तैसे खत्म करके मैंने डिप्लोमा भी खत्म किया, जॉब प्लेसमेंट वहीं से प्लेसमेंट से ही मुझे नौकरी मिल गई और बहुत बढ़िया जिंदगी शुरू हो गई थी ऐसा लग रहा था मुझे। बट स्ट्रगल थोड़ा सा पहले से कम था, क्योंकि भैया भी काम करने लगे, मैं भी काम करने लगी, पापा तो वीआरएस ले चुके थे। तो उस टाइम पे एक पेरेंट्स का जो रोल है वो मैंने और मेरे भाई ने निभाया, क्योंकि पापा वीआरएस लेके वो भी गांव रहने लगे। तो बाकी के भाई बहन तब तक हमने यही बुला लिया, हमने कहा गांव में कोई करियर बनेगा नहीं, यही बुला लेते, और वी आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट फॉर देम। हम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो हम दोनों भाई बहन ने अपने बाकी के भाई बहनों को पेरेंट्स की तरह पाला। तो उस वक्त जब मौका आया है ना, हाथ में पैसे आने लगे थे, लेकिन जब मौका था कि हम घूम सकते थे, हम भी बॉयफ्रेंड बनाते, हम भी पिक्चर देखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना 100% जिम्मेदारियों के साथ थे। मुझे ऐसा लग रहा था इतनी कम एज में पता नहीं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ही जिम्मे लिखी थी क्या, बहुत कम एज में, कि परिस्थिति को कैसे मैनेज करे, कैसे अपने भाई बहनों की केयरिंग करे, किस तरह से रिश्तेदारों को मैनेज करे। बहुत कम एज में सारी चीजें आने लगी थी। और देखो आज जब वो सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है हाँ ये सारी चीजें अब इस तरह से होनी थी, इसलिए वो कनेक्ट कर पाती हूँ मैं। उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन नाउ आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज पहले हैंडल कर चुके थे बहुत कम एज में, राइट। तो सपने सभी के थे कि शादी अच्छी जगह होनी चाहिए, तो मेरी भी शादी ऐसी ही था कि अच्छी जगह हो, घूमने फिरने वाले नहीं चाहिए, अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली, वेल कल्चर्ड फैमिली हो, है ना, कम से कम हमसे थोड़े अपर क्लास फैमिली में आए, इस तरह के ड्रीम थे। तो अगेन जब कोई चीज आप ड्रीम करते, विजुअलाइज करते हो, वो होता है। और बिजनेस के ही थ्रू, है ना, इसके पहले जो हम कंपनी कर रहे थे वहीं से अपॉर्चुनिटी आई, मैंने अपॉर्चुनिटी देखा, मैंने अपॉर्चुनिटी देने वाले को नहीं देखा था। मतलब आई वाज दैट मच वेरी मच सीरियस टुवर्ड्स माय रिस्पांसिबिलिटी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाला नहीं दिखा, उसकी क्वालिटीज मुझे नहीं पता थी, मुझे ये पता था कि ही इज द बेस्ट लीडर, बेस्ट पर्सन, तो इनके साथ काम करना चाहिए। और फिर वहीं से ये हुआ कि काम साथ में हमने शुरू किया, फुल टाइम जॉब करते थे, शाम को फिर आके हम बिजनेस को बिल्ड करते थे। हम दोनों की फैमिली को पसंद आया, राइट। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमने फैमिली को पहले बताया और फैमिली ने फिर ये कहा कि ठीक है आप दोनों की शादी करते। तो इट वाज नॉट प्योर लव मैरिज, इट वाज लव कम अरेंज मैरिज, है ना। तो शादी हुई, बहुत बढ़िया चलने लगा था, क्योंकि अच्छे घर में आ गए थे, थोड़ा से बेटर क्लास में थे ना, तो स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो गया था लाइफ में, बहुत बढ़िया। मतलब और जब होता क्या है, जब आपके साथ चीजें अच्छी होती है ना तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ये सबके साथ होता है ना, हो सकता है आप क्राउन हो गए हो, आप स्टार हो गए, आप डायरेक्टर हो गए हो, तो पहले जो जद्दोजहद के साथ हम प्लान दिखाते थे, जब वो अचीवमेंट आ गया, वो अचीवमेंट के बाद कंफर्टेबिलिटी कैसी आ जाती है, सेम कंफर्टेबिलिटी आ गई थी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी भारी पड़ सकती है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है नेक्स्ट सिचुएशन के लिए। और सेम हैपेंड विथ मी, बहुत बढ़िया 4 साल कैसे निकल के कुछ पता नहीं चला, है ना। मैंने बीच में जॉब को क्विट करके फुल टाइम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को दिया, पार्ट टाइम में उस बिजनेस को बिल्ड करके फिर खत्म भी कर दिया था ड्यू टू सम रीजन। लेकिन वेस्टीज का जब करने का टाइम आया तो मैंने कहा देखो मेरे से तो नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रैवलिंग कर ली है। कहा ना कंफर्टेबिलिटी, जब हम कंफर्टेबिलिटी आते हैं ना तो अच्छी चीजें भी हमको अच्छी नहीं लगती है। तो उसी तरीके से मेरे साथ हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, आप भी अच्छा खासा कमा लेते हो, ससुर जी कमा लेते, तो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू इट, आपको कुछ करना आप करिए, आप कंटिन्यू कर लो, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा ये रिप्लाई था उनको। बट मैंने कहा हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी ऑन फील्ड, उससे ज्यादा आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। बट ही वाज वेरी स्मार्ट, है ना। वो धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं फील्ड पे कोई फंक्शन में या किसी ट्रेनिंग में लेके जाते थे। बच्चा मेरे हाथ में बहुत छोटा सा था, हार्डली, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स होंगे जो उन्होंने उस टाइम पे उनके साथ शुरू किया था, मेरे हाथ में हार्डली 11 महीने का बच्चा, और उसमें भी मैं वैशाली बाली जी की ट्रेनिंग अटेंड करने गई थी। और वो क्या करते थे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो क्या बोलते थे कि मैं बच्चे को बाहर संभाल रहा हूँ, तुम अंदर बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करो। ये आज सारी चीजें समझ में आती कि कैसे प्लान्ड होती हैं सारी चीजें, हम देख नहीं पाते सिचुएशन को कई बारी, राइट। आज भी मुझे जब वो लोग लीडर्स याद दिलाते कि श्री तुम अकेले बैठी थी अंदर, हम बोलते थे कि अरे तुम अटेंड करो ना, तुम एक्टिव बिजनेस में, तो बोलते थे नहीं श्री सीख लेगी, मैं बच्चे को हैंडल कर लेता हूँ, राइट। बट पार्ट टाइम में उन्होंने बिल्ड किया, सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता था
गोल्ड लेवल अचीव किया पार्ट टाइम में भी. ही वाज अर्निंग गुड इनकम फ्रॉम हिज जॉब, प्लस एक उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके बावजूद भी वेस्टीज बिजनेस को किया. अब जब वेस्टीज बिजनेस की मैं बात करूं, मैंने खुद ऑब्जेक्शन लिया था कि आपकी जब सैलरी ही लाखों में आती है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है. दिस वाज माय ऑब्जेक्शन. जबकि शुरुआत हम दोनों ने साथ में की थी पहले की कंपनी में, लेकिन मैंने कहा ना, जब प्लेटफॉर्म राइट ना हो, है ना, तो आपके दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी आ जाती है. तो ये ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से पहले था कि मैंने कहा कि क्यों करते हो, 2.25 लाख रुपए तो कमा ही लेते हो इन हैंड, राइट. ट्रेडिशनल बिजनेस भी बढ़िया पार्टनरशिप में चल रहा है, तो क्यों कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, मत करो जैसे बाकी बहुत सारी लेडीज करती होंगी, अपने हस्बैंड को रोकती होंगी. मैंने भी वही किया था, बट उन्होंने कहा नहीं करना है, सिक्योरिटी है, मैंने देखा है और जरूरी है आज की डेट में. उन्होंने मेरी बात नहीं सुना और थैंक यू गॉड नहीं सुना मेरी बात. बोलते हैं ना एकदम लविंग हस्बैंड नहीं बनना है कई बार कि वाइफ ने जो कह दिया वो सुन लेना है, नहीं, डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और सिचुएशन लोगों के साथ क्या बीत रहे उसके बेस पे डिसीजन लेना आना चाहिए. एंड हिज विजडम वाज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर विजडम रखते थे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्यों डिसीजन लेना है, कैसे करना है. उन्होंने वेस्टीज को बिल्ड किया पार्ट टाइम में, और उनकी आई थिंक उस जिस महीने विवेक भैया जब सैलरी उनकी लगभग 3.5 लाख रुपया पर मंथ होने वाली थी, एक एग्जाम था उनका, 2 एग्जाम दे चुके थे, एक एग्जाम बाकी था, 3.5 लाख रुपए की जॉब पर मंथ इन हैंड आती, मतलब सम अराउंड 4 लाख रुपए की जो जॉब थी. तो उनको लास्ट एग्जाम बचा था, लेकिन कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन के बाद ही वो होने वाला था, लेकिन उसके पहले फीवर आया, घर आए, और दिवाली के शायद 3 दिन पहले, 2016 की बात है, दिवाली का 3 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन, हमने याद है मुझे भी, अब हमने धनतेरस की पूजा भी नहीं की थी, उन्हें बुखार आया, हमने पैरासीटामोल दिया, बुखार उतरा ही नहीं, रात भर बुखार नहीं उतरा. दूसरे दिन फिर पैरासीटामोल दिया गया, फिर से बुखार नहीं उतरा. फिर हमने ये कहा कि अब क्या किया जाए, तो हम एक लोकल जो हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर थे उनके पास चले गए, क्योंकि ही वाज सेइंग कि मुझे सिर्फ एक फीवर है, कुछ इश्यू नहीं है. वो लोकल डॉक्टर के पास गए तो वो लोकल डॉक्टर नहीं थे, राइट. तो ये हुआ कि चलो एक बार वापस पैरासीटामोल खा लेते हैं. जिस तरह से वो तड़प रहे थे फीवर की वजह से, हम सब देख नहीं पा रहे थे, और दूसरे दिन मैं खुद उनके साथ में गई और मैंने कहा चलो एक काम करो, आप एडमिट हो जाओ और थोड़ा रेस्ट ले लो, यू नेवर टेक रेस्ट. 7 दिन काम करने वाला इंसान, शिफ्ट में रातों दिन काम करते थे वो, तो मैं बोलती थी थोड़ा सा रेस्ट ले लो. क्या सोचो मेरे मुंह से भी क्या निकला कि हॉस्पिटल में जाके रेस्ट कर लो. मुझे नहीं मालूम था परमानेंट रेस्ट होगा. खुद चल के गए थे हम, और रिपोर्ट आई, घर आ गए थे कि रिपोर्ट निकाल के प्लस दवाई ले लिया, और जब रिपोर्ट में आया कि आपका प्लेटलेट गिर रहा है, आपको डेंगू डेंगू एक्चुअली डिटेक्ट नहीं हो रहा था, बट प्लेटलेट डाउन हो रहे थे. इमिडिएटली एडमिट किया था. 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक डेंगू का अता पता नहीं, और प्लेटलेट कंटिन्यू फॉल होता चला जा रहा था. और जब हम पहले हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल गए तो उस टाइम पे 4,500 प्लेटलेट थे. प्लेटलेट उनको दिया गया, फिर उस डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा कि ना आप इनको कहीं और बड़े, और जसलोक हॉस्पिटल जो चलाते हैं उनके और एक हॉस्पिटल है गुरु कृपा करके, मुंबई में काफी फेमस है, वो हॉस्पिटल लेकर गए. लेकिन उस डॉक्टर ने कहा था कि 100 में से ऐसे 2 लोगों को इस तरह का डेंगू होता है जहाँ पे कंप्लीट इंटरनल ऑर्गन फेल हो चुके होते हैं, एंड ही इज विक्टिम ऑफ दैट. एक मिनट, ओके. और जिस दिन हमने हार्डली जो लास्ट का हॉस्पिटल था ना, पहले रात शाम को हम गए थे, एंड वी वर शॉक्ड, क्योंकि जब बोला गया कि 50-50 चांसेस है तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि फीवर है और फीवर में 50-50 चांसेस कैसे हो सकते हैं, और लास्ट मोमेंट में पता चल रहा है कि डेंगू है. सोचे कितनी लुका छुपी चल रही थी हमारे साथ में ये, राइट. और दूसरे दिन हम सबने प्रेयर किया कि ठीक हो जाएंगे, मंदिर गए, मैं जबकि कभी मतलब मंदिर भी नहीं जाती थी, घर में जो हो गया वो हो गया. मतलब उस दिन मैंने अपने आप को भी तोड़ा और मैं मंदिर गई, बिकॉज थे कुछ चीजें, बहुत झगड़े थे भगवान के साथ में भी, पहले भी मंदिर गई, सबने प्रेयर किया, यहाँ से लेके गांव तक हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, सबने प्रेयर किया. बट दोपहर होते तक इतनी हलचल मची थी, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इस तरह की लोग बातें करने लगे. और मुझे इतना याद है कि जब एक भैया हम जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्टिल ही इज वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, ही के पहले वो बाऊजी को लेकर गए, फिर उसके बाद मैंने कहा बाऊजी 1-1.5 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं, उनके साथ गया. और फिर जब वो मेरे पास आया और मुझे देख के मेरे खाली गालों पे हाथ रखा था उन्होंने, मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद उन्होंने मुझसे क्या कहा. आई वॉज फेल्ट डाउन,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब उनका फ्यूनरल के लिए बॉडी उठाई जा रही थी घर के बाहर से, उसके पहले ये हुआ कि श्री को लेके चलते बॉडी के पास। मुझे कुछ भी याद नहीं उस बीच में। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, आप सोचते हो कि आपके पास बहुत वक्त है, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम अभी अभी नहीं कर लेंगे, या अभी अपलाइन से थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, अभी थोड़ी सी वाइफ से झगड़ा कर लेते हैं, अभी क्या जरूरत है। मैं आप सभी को बता दूं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके घर में आपके साथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट मिनट में किसके साथ क्या हो सकता है। बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली एक्सीडेंट शॉक फॉर अस। कुछ यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कुछ। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये शॉक था, क्योंकि मेरे हाथ में 2 साल का छोटा बच्चा था। सोच सकते हैं वो लेडीज खासकर स्पेशली कनेक्ट कर सकती हैं जिनके पास छोटा सा बच्चा है, जिनको छोड़ के निकलने में भी डर लगता है घर से, और जब उनके उनके सर से पिता का हाथ हट जाए तो क्या होगा, राइट। स्ट्रगल वहां से एक्चुअली शुरू हो चुका, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी लोग बोलते हैं कि आपके साथ हम सब है, लेकिन रियलिटी में कोई किसी के साथ नहीं आता। आपके लिए सलाहकार एक से एक मिल जाएंगे, कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो, लेकिन रियलिटी में आपके साथ ऑन फील्ड कोई खड़ा नहीं होता। आपके घर का लाइट बिल कैसे जा रहा है, प्रीमियम कैसे जा रहे हैं, है ना, खाना कैसे आ रहा है, कोई नहीं पूछता है। वहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और फिर ये हुआ कि कुछ तो करना चाहिए। 6 महीना कुछ सूझा ही नहीं, करे क्या। बट दिमाग में चल तो रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने दिख रही थी। और मैं अगर जिंदा हूँ, क्योंकि उस बीच में मैं कंप्लीटली डिप्रेशन में थे, एनीमिक हो चुकी थी, खाना नहीं खाया मैंने करीबन 1.5-2 महीना, मैं सिर्फ पानी पे थी, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने दिख रही थी। देन आई डिसाइडेड आई हैव टू डू समथिंग। जॉब और बिजनेस दोनों ही मेरे पास चॉइस थी करने के लिए, बट मैंने दोनों ही नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि जॉब ऐसी चीज है जहां पे आप जब तक जाओगे तब तक पैसे आ रहे हो। क्योंकि हस्बैंड के साथ भी वही हुआ, जो इतनी बड़ी सैलरी आती थी वो पूरी जीरो थी। बिजनेस कर नहीं सकते थे, कि उसी बीच में बाबूजी का बिजनेस भी क्रैश हुआ था, कि जितना माल उनका मार्केट में गया था वो सब रिटर्न आया। और जिनके थ्रू गया था, हमारे सगे मामा जी, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट टू हिम, कहीं ना कहीं उनके वजह से भी ग्रोथ पॉसिबल है, कि जब वो माल रिटर्न गया, पूरा का पूरा स्टॉक रिटर्न आया, ही वॉज अ पर्सन हु कैन हैंडल द सिचुएशन, बट उन्होंने भी हैंडल नहीं किया। और उन्होंने आके कहा कि आपका स्टॉक रिटर्न हो रहा है, आप कुछ देख लो जाके। और उस वक्त लगा कि नहीं, अपने को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो बिजनेस भी क्रैश हो चुका था, जॉब भी खत्म हो चुका था। तब समझ में आया कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। और उसी बीच में सारे स्टेटमेंट्स चेक कर रही थी, और आपने भी चेक किया, उसमें भी देखा तो वेस्टीज दिख रहा है, और वेस्टीज मेरे ही नाम पे उन्होंने स्टार्ट किया था, और पैसे दिखे। भले पैसे थोड़े ही दिख रहे थे, लेकिन पैसे दिखे, है ना। डूबते को तिनके का सहारा, ये रियलिटी है। तब समझ में आया, जब इंसान नहीं है तब भी पैसे अगर आते हैं, तो डेफिनेटली इसको अगर किया जाए तो कितने पैसे आएंगे, है ना। तो मेरे लिए मैं आपको बताऊं, गुलाब सर, विवेक सर, मेरे लिए बिजनेस, मुझे ऐसा लगता था बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है, क्योंकि मेरे पास एकदम तरोताजा स्टोरी है, बहुत सारी सिंपथी में बटोर सकती हूँ, है ना। मैं जिसके पास जाऊंगी वो मेरे लोग प्रोडक्ट लेंगे। और मुझे सच में ऐसे ही लगा था कि मैंने इसीलिए बहुत एक्साइटमेंट में आके मैंने डिसीजन ले लिया, और प्रेम सर को कहा कि आई वांट टू बिल्ड इट। सर ने कहा ठीक है, तुम करने को तैयार हो तो मैं और रीता मैम दोनों खड़े हैं आपके साथ में। बट जब रियलिटी फील्ड पे उतरे तो समझ में ये आया कि लोग कर नहीं रहे थे, सलाह देने के लिए सब बैठे थे। सलाह सबके पास होती है, राइट। और मुझे तो सच में आसान लगा था कि लोगों के पास जाएंगे, प्लान बताएंगे, लोग प्रोडक्ट लेंगे, मुझे मेरे पैसे आते रहेंगे, प्लस उनको भी आएंगे। बट एक्चुअल जो सिनारियो था वो अलग होता है, राइट। तो बहुत दिन स्ट्रगल चला, 30 प्लान हुए एक महीने में, 15 दिन में सारे के सारे रिजेक्ट होते थे। एक तो कॉन्फिडेंस की बैंड बजी थी उस टाइम पे, कुछ समझ में नहीं आता था, और फिर भी करते रहे। लेकिन इस पूरे दरमियान एक चीज मैंने जो कंटिन्यू रखी, वो एक ही चीज थी कि मैंने कान दोनों खुले रखे थे, राइट। सुनती थी मैं ध्यान से चीजों को, लोगों को, लेकिन कभी भी अब लोगों के हिसाब से मैंने नहीं किया मैंने अपने हिसाब से, बिकॉज माई ड्रीम वॉज क्लियर। जब भी कुछ गलत वर्ड्स भी आते थे कि ऐसे से ये पैसे कमाने के लिए जा रही है, बाहर निकल रही है, तो मैं उनको, मम्मी के थ्रू बातें आती थी, मैं वो एक ही चीज बोलती थी, अगर महीने का 1 लाख रुपया दे देना, मैं नहीं निकलूंगी। मैं मेरे बच्चे को छोड़ के क्यों जाऊं, 2 साल का तो है छोटा सा वो,
दूध पीता है वो। अगर कोई 1 लाख रुपया दे देना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा ड्रीम इतना क्लियर था कि मुझे ऑब्जेक्शंस दिखाई नहीं देते थे। मेरा बच्चा रोता था तो सब मुझे ये बोलते थे कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हो, तुमको पैसा दिखाई देता है। उन्हें क्या पता था कि घर कैसे चलेगा। जबकि नो डाउट हस्बैंड के पैसे आए थे, लेकिन उस पैसे को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और मैं नहीं चाहती थी। और ये चीज पता है, एक कहावत है हमारे यूपी में कि विधवा का जो घर है ना, वो एक घर पैसा भर के भी दे दिया जाए ना तो भी नहीं कटेगा उसकी जिंदगी। ये कहावत है, राइट। सो हमें चाहिए थे कंटिन्यू इनकम स्टेबिलिटी, और शुरू में पैसे नहीं आए थे। पैसे आए हमें करीबन 1 साल के बाद। शुरू में पैसे नहीं आए थे। शुरू में ये सारी चीजें मैनेज करनी थी। हर चीज के पीछे एक प्लान होता है, राइट। तो जाते थे फील्ड में, बच्चे को देख के सब बोलते थे कि देखो एक इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाती है। बट मैं एक ही चीज बोलती थी कि आज ये रो ले, कोई बात नहीं। मुझे भी रोना आता था उसको छोड़ के। जब मैं बैठती थी बस में अगल बगल मेरे बैठते थे ना, तो वो सब भी मुझे देखते थे क्यों रोती है। समटाइम्स दे आस्क मी आर यू ओके, आई सेड यस आई एम ओके। बट मैं क्या बताऊं सबकी स्टोरी। मुझे आज भी, अब मेरे साथ जितने लोग थे उस टाइम पे, मेरे डायमंड जाने तक किसी को स्टोरी मेरी, जो टीम में पहले थे उनको तो पता थी, लेकिन जो नए लोग आ रहे थे, नए लोगों को मेरी स्टोरी बिल्कुल पता नहीं थी। जब मुझे कोई पूछता था कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं बोलती थी इंजीनियर है, जॉब करते हैं। Nobody was knowing my story। वो तो हल्ला बोल में यहाँ पे स्टेज पे बोलने का मौका मिला और मेरे मुंह से निकला, भारिल सर ने सुन लिया, और फिर वहां से फिर वो चीजें वायरल हो गई। अदरवाइज डायमंड तक किसी को मेरी स्टोरी नहीं पता चलती थी, जितने नए लोग भी टीम में आते थे। और पुराने लोगों को मैंने बोल रखा था कि सिंपैथी से कुछ नहीं होने वाला, काम करके दिखाओ, राइट। क्योंकि देखा था ना फर्स्ट, उसको मैंने फील किया था कि सिंपैथी से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ेगा आपको, राइट। और फिर करते 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 मैंने कहा अब यहीं से निकलेंगे। रिलेटिव से शुरू किया, रिश्तेदारों से शुरू किया। जीरो ज्वाइनिंग, जीरो कन्वर्जन, कोई नहीं आता था और आज भी नहीं है। और आज मैं जाती भी नहीं उनके पास, राइट, कि आप आइए मेरे प्रोडक्ट को यूज करिए। अपने उनका मूड आया तो लेते, नहीं आया तो कभी मैं अप्रोच नहीं करती, बिकॉज आई डोंट वांट एनी सिंपैथी एनीमोर। और फिर उसके बाद अब लोग तो चाहिए थे, क्या करे, हस्बैंड के फोन लिस्ट को निकाला, उसमें जो अनजान लोग थे, जब वो लिफ्ट देके लोगों को बुलाते थे, अपनी कार में बिठा के लिफ्ट देते थे, कहीं छोड़ते थे, ऐसे लोगों से बात की। बस में प्रॉस्पेक्टिंग की, ट्रेन में प्रॉस्पेक्टिंग की, सोशल मीडिया से प्रॉस्पेक्टिंग की, सोसाइटी जाके हमने हेल्थ सेशंस किए, लेटर देते थे, हेल्थ सेशंस करते थे। वहां से 1-2 लोग मिल गए तो उनके थ्रू हम रेप्टेड ड्राइव करते थे, राइट। और ट्रेन में बैठ के बातें करते थे, कोई मिल गया यहाँ, वहां से प्रॉस्पेक्टिंग। इस तरह से बिजनेस को बिल्ड करते 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 पहला जो 6 महीने के अंदर मैंने जो अचीवमेंट लिया, दैट वाज माय 2 व्हीलर कार, 2 व्हीलर स्कूटी मेरी। तो ये हुआ कि अरे 2 व्हीलर से क्या होता है, ये तो छोटा सा है, कोई भी ले लेता है। मैंने कहा अब जब इनके लिए 2 व्हीलर भी छोटा लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे दिखाना थोड़ी नहीं है। बट मेरे लिए ये मैटर करता है कि अगर जॉब करके 5 साल में 2 व्हीलर नहीं आ सकता, और 6 महीने वेस्टीज को बिल्ड करके अगर 2 व्हीलर आ सकते तो डेफिनेटली ताकत तो है, राइट। और उसके बाद और काम किया, बहुत ट्रैवलिंग की। मतलब मैंने आज भी टूटे हुए बैग, टूटी हुई सैंडल सब जमा करके रखा हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई अचानक से कुछ नहीं हुआ। रातों रात लोग घर के सामने ऐसे नॉक करके नहीं आए थे। हमने ट्रेन के लोकल धक्के खाए हैं, जहाँ पे खींचा तानी सब होती। बाद हम घुसते तो बड़े मेकअप के साथ निकलते, मंजुलिका बन के एकदम। इतनी हालत होती है लोकल ट्रेन में, और पीक टाइम पे ट्रैवल करते थे, राइट। इतनी सारी स्ट्रगल करके भी ट्रैवल किया। और शाम को जब बच्चे के साथ, और ये भी नहीं कि खाना शुरू कर दिया, पहले हाथ पैर धोए, उसको गोद में लिया, खिलाया, उसको दूध पिलाया, उसके बाद कुछ खाया। तो चीजें होती है, ये टेम्पररी है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब प्रेम सर मुझे बोलते थे कि बहुत बार मुझे, जब मैं टीम में देखती थी जो न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे कपल्स, में बोलती थी ये लोग घूमने जाते हैं, ये लोग पिक्चर देखते हैं, ये लोग देखो शादियों में जा रहे हैं। तो प्रेम सर एक ही चीज बोलते थे, श्री टेम्पररी पेन है, टेंशन लेना नहीं। टेम्पररी पेन होगा और लॉन्ग टर्म गेन होगा। बट अपलाइन को कहते हैं ना, सुना जिसने वो आगे बढ़ेगा। तो सुनती थी और मैं उनको बोलती थी टेम्पररी पेन कब होगा असली गेन। तो उन्होंने कहा आएगा, जल्दी वक्त। और जैसे ही पहला फॉरेन टूर अनाउंस हुआ, 1.5 साल के अंदर मैंने थाईलैंड टूर किया। तो जो टीम जिनको देखते थे, अरे ये देखो ये लोग बाहर घूम रहे, वो लोगों ने मुझे कॉल करके बोला, मैम यू आर गोइंग टू पटाया, यू आर गोइंग बैंकॉक, कितनी बड़ी बात है, हम तो ये लोकल घूमते हैं। दिस वाज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी, कि वो लोगों ने खुद मुझे कहा कि हम तो लोकल घूमते हैं, आप विदेश यात्रा कर रहे हो, राइट।
तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बहुत सारे। और मेरी पूरी फैमिली में अगर लेडीज में कोई सिर्फ घूमने के लिए जा रही थी, और आज तक भी अगर कोई घूमने गया तो मैं अकेली हूँ, सब जाते नौकरी के काम से, लेकिन घूमने के लिए मैं गई। बैक टू बैक दूसरा फॉरेन टूर किया, फिर 2.5 साल के अंदर कार ले ली। कार भी जब लेने आए तो सब लोगों ने तब उस वक्त स्टेटमेंट चेंज किया कि हमें पता था कि श्री कर सकती है। पहले बोलते थे कि ये चीप काम है, नहीं करना चाहिए, घर घर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन कैसे लोग होंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो। आज वही लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसके अंदर क्वालिटीज है, हमें पता था यही कर सकती, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है ना। भगवान ने इसको अगर ये तकलीफ दी है तो भगवान ने सोच समझ के दी है ये तकलीफ। मैंने कहा हाँ, सबके बस की बात नहीं है पेन को सहन करना और उसके आगे निकलना, क्योंकि है ना जब तकलीफें आती हैं तो लोग या तो बिखर जाते हैं या तो निखर जाते हैं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम निखरने आए हैं या बिखरने आए हैं, राइट। तो लोगों के स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं जब आपके पास अचीवमेंट आती हो, लेकिन आप सिर्फ लोगों की बात सुन लोगे कि इसने मना किया, उसने मना किया, इसने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, उसने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, हमारी अपलाइन ने ये कह दिया, हमारी डाउनलाइन ने ये कह दिया, और इतनी छोटी छोटी चीजों को हम सुन के अगर घर बैठ गए ना तो कोई हमें एडमायर नहीं करेगा, कोई हमें सब आगे जाके ये नहीं कहेगा कि हाँ आप कर सकते थे या आपके वजह से मेरी जिंदगी बदली है, राइट। तो हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पेन है वही ग्रो कर पाएगा। नो, आप वेट कर रहे हो आपके साथ पेन, कोई ऐसा आपकी जिंदगी में कुछ दुर्घटना हो, उथल पुथल मचे, कोई बड़ा बवंडर आया, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे। तो वो तो समझदार इंसान ही है। समझदार इंसान तो वो होता है जो दूसरों की गलती से, दूसरों की सीख से सीख ले, है ना। तो अगर सीख ये मिलती है मेरी स्टोरी से कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो जरूरी नहीं सबके साथ हो, लेकिन अगर हो गया किसी के साथ तो क्या करोगे? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? कोई अमर तो है नहीं इस दुनिया में, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं एक लड़की से बात करती हूँ आजकल, और जब मैं पता चला कि शी इज हार्डली 19 ईयर्स ओल्ड, करीबन 17.5 साल की एज में पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी कर दी। करीबन 6 महीने पहले हस्बैंड की डेथ हुई और उसके हाथ में 3 महीने का छोटा सा बच्चा है, एंड शी इज हेल्पलेस। करूं क्या मैं? तो मैंने उनको वही बोला कि अब वेट मत करिए किसी का कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाएंगी तब आप करना शुरू करोगे। आप पहले से शुरू करिए, जो भी चीजें हो रही आपके साथ, जो परिस्थिति आ रही। कहते हैं अपॉर्चुनिटी बड़े धीरे से दरवाजा खटखटाती है, और मुसीबत तब तक दरवाजा खटखटाती रहती है जब तक आप दरवाजा तोड़ ना दे, वो है ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है बड़ी धीरे से आई है। भले ये दिखता होगा कि अरे 3 साल इसमें रुकना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, 10 को स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपलाइन को सुनना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। हर गुरुवार कोई क्या लेकर आ जाते हैं, हर गुरुवार कोई अटेंड करेगा इसको? तो ये सारी चीजें इग्नोर करके कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी कीन। टेम्पररी नहीं, ये सारी पेन जो है ना ये टेम्पररी होती है, लॉन्ग टर्म गेन है, राइट। तो आज मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने फॉरेन टूर्स अचीव किए हैं 2, राइट। और सबसे बढ़िया फॉरेन टूर था मेरे लिए क्रूज, कि टाइटैनिक पिक्चर देखते थे, कभी सोचा ही नहीं था सपने में कि टाइटैनिक जैसा क्रूज होगा। उतना बड़ा नहीं था, बट वो क्रूज भी हमारे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि एक्चुअल में उसके सामने जाके खड़े होना, वो फील करना कि यस आई एम वन ऑफ दी वो सेलिब्रिटी है जो अपने दम पे इस क्रूज टूर को अचीव किया है। हस्बैंड के दम पे नहीं, पेरेंट्स के दम पे नहीं, अपने दम पे, है ना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। 5-6 दिन भूल जाते हैं जहां पे कि लोगों ने रिजेक्ट किया। जब वहां से बहुत सुंदर सुंदर फोटोज डालते थे तो कई बार तो जलन के मारे लोग लाइक ही नहीं करते थे, और खुश होते थे हम, है ना, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी अच्छी फोटोज डालेंगे हम, राइट। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वो टूर था, और आई रियली इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा सपना वहां से एक मिला कि जब एक सिंपल साधारण लड़की लोअर मिडिल क्लास से आके इस तरह की लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकती है, तो आई थिंक इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, राइट। उसके अलावा सबसे बड़ा और एक अचीवमेंट, भले छोटी कार आई है लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कार का। आज भी मैं कार नहीं चलाती, दो आई नो हाउ टू ड्राइव, मुझे कार ड्राइव करने आती, बट आई डोंट ड्राइव,
क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये कार मेरे ससुर जी को गिफ्ट करनी है, तो मोस्टली मैंने उन्हीं को दे रखा है, राइट। लेकिन सबसे प्राउड फीलिंग ये आई कि मैंने 5 साल नौकरी की थी, 5 साल नौकरी की और 2 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया। मेरे दिमाग में उस 7 साल के दरमियान एक भी ये सोच नहीं है कि मैं कार खरीदूं। तो बड़ी सोच की जो हिम्मत आई ना, वो यहां से आ गई, और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एसोसिएशन ऐसा मिला। अब वो ऐसा लगता है, वो 11 लाख की गाड़ी है ना, बड़ी छोटी सी टॉय कार लगती है ना। कार तो होनी चाहिए विवेक सर जैसी, गुलाब सर जैसी, है ना, वो उनकी उनके उनका खिलौना है वो, राइट। कार ऐसी होनी चाहिए, बट नो इशू, बट आई रियली वॉट एवर आई हैव आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे लिए जीरो से यहाँ तक आना ये बहुत बड़ी चीज है ना। नहीं तो मैं वही सोचती, कभी कभी मैं प्रेम सर को वही कहती हूँ कि सर सोचो अगर आप लोगों के सपोर्ट से ये सब नहीं हुआ होता तो आज भी मैं और मेरा बेटा पता नहीं कहाँ स्ट्रगल कर रहा होता, पता नहीं। मतलब आज मेरे बच्चे को एक टाइम था कि लोग उसको देख के सिंपैथी दिखाते थे कि भाई तेरी मम्मी तुझे छोड़ के जाती है, क्या करेगा तू। आज उसी वही बच्चा जब साल के 1.5 लाख रुपए फीस दे के जिस स्कूल में पढ़ता है, वो देख के बहुत शॉक होते हैं कि इतनी बड़ी स्कूल में ये पढ़ा रही है ना। तो वही बहुत बहुत समटाइम्स आई थिंक कि ठीक है, जो शुरू में रिजेक्शंस आए, लोगों ने मना किया, लोग कहते थे कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला, देखना एक दिन भाग जाएगी कंपनी, देखना तुम्हारे प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो जाएगा, तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। वो सारी चीजें अगर मैंने सुना होता तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं भी कहीं किसी के लिए काम कर रही होती, बाबू मेरा कहीं स्ट्रगल कर रहा होता, मेरे सास ससुर हमेशा एक कुंठित उसमें रहते थे कि काश हमारा एक बेटा होता। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज बेटे की जगह स्थान लेना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मैं कभी नहीं कहती, बट वो हमेशा सब जगह कहते हैं कि हमने एक बेटा तो खोया, लेकिन बेटे के बराबर का एक बेटा हमारे साथ आज भी है। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि शादियां जब घर में पड़ती हैं तो लोग डिसीजन के लिए पूछते हैं कि देखो ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसे, तुम भी पता करो। ये बहुत बड़ी चीज, अदरवाइज बहुओं को जल्दी पूछा नहीं जाता है, और खासकर जिसका हस्बैंड ही ना हो तो उसको तो कोई नहीं पूछता है। ठीक बात। तो हर छोटे छोटे डिसीजन में लोग पूछते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये फैमिली कमजोर नहीं है, दे हैव वेरी पावरफुल पर्सनालिटी इन देयर हाउस। तो ये इसलिए हो पाया है, इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें जो काम कर रही हैं वो है सिस्टम, राइट। और सिस्टम का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप 10 कोर स्टेप्स को ही बोलो सिस्टम, आप या आप सिर्फ कोर सिस्टम बोलो, नो, दिस लीडरशिप इज अ सिस्टम। ये जो आज हम गुरुवार, क्या जरूरत है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ब्रांड लग्जरी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, है ना, फिर भी अगर वो हर गुरुवार आपके लिए स्पेशली बैठते हैं 8 बजे और अलग अलग बेहतरीन सक्सेसफुल लीडर्स को अपने साथ में यहाँ पे सामने लेकर आते हैं, उनकी स्टोरीज शेयर करवाते हैं, उनके अचीवमेंट शेयर करवाते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज द सिस्टम थ्रू विच हर एक पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है ना। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम वेस्टीज में हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया विजन रखने वाला मैनेजमेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी चीज है विनिंग टीम सिस्टम, सोने पे सुहागा, सिंपल सोबर, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से सिस्टम को बिल्ड किया गया, हर एक को डुप्लीकेट करने के लिए कहा गया, और सिंपल सिंपल मेरे जैसे लोग यहाँ पे अगर अच्छा काम कर सकते तो आई थिंक जो बहुत स्मार्ट लोग हैं तो और भी अच्छा कर जाएंगे, राइट। तो अब चल रहा है मिशन 90 डेज, बहुत सारा काम करना है मिशन 90 डेज में, क्योंकि ये 90 दिन हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारी जिंदगी में करना क्यों है। अगर आपका क्यों डिसाइडेड है तो डेफिनेटली ये जो 90 दिन है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, है ना। और ये जो गुरुवार के सेशंस होते हैं ना, इसको प्लीज मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको किसकी स्टोरी इंस्पायर कर जाए और आप डिसीजन ले जाओ, है ना। ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी, किसी की एक लाइन भी बहुत मैटर करती है, राइट। तो इस तरह के सेशंस जो होते रहते हैं वो हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से हमारा सेल फोन डिस्चार्ज होता है, हर रात उसको हम उसको चार्ज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम सारे फंक्शंस को यूज करें, उसी तरह से स्मूथ वे वो चले। उसी तरीके से हम जब पूरे वीक काम करते हैं, राइट,
तो बहुत सारी निगेटिविटी हमारे सामने आती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, राइट? तो हमें इन निगेटिविटी से अगर बच के रहना है, तो ये जो सेशंस है हमारे वीकली सेशंस, ये वैक्सीनेशन का काम करते हैं, ये एंटीट्यूड है, राइट? तो हमें ये सेशंस को अटेंड करना है मिशन 90 डेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद ही अटेंड करना और साथ ही साथ अपनी टीम को भी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी टीम में से कोई नहीं आता, तो आप अकेले अटेंड करिए ना। मुझे आज भी याद है कि शुरू के 7-8 महीने भले मेरी टीम बन गई थी, फिर भी गुलाब सर, विवेक सर, कोई सीएनटी में नहीं आता था। हाँ, कोई ईडीएस में जल्दी नहीं आने के लिए तैयार होता था, बट मैं कहती थी मैं आऊंगी। तो श्री, मैं यहाँ एक बीच बात पूछना चाहता हूँ, विद योर परमिशन, कि जब उन 7-8 महीने आपके पास लोग नहीं आता था, स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ की देखें चाहे फाइनेंशियल की देखें, वो एकदम एडवर्स थी, कोई फेवरेबल नहीं थी। उसी समय ऐसा हादसा हुआ था कि भाई साहब हमारे बीच से चले गए, तो मानसिक स्तर पे भी परेशानी थी। तो आपको नहीं लगा अरे यार जब कोई मेरे साथ आ ही नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ ज्वाइन नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो मैं काहे को सीएनटी में जाऊं, जब लोग आ जाएंगे तब मैं सीएनटी में चली जाऊंगी, या मैं छोड़ दूं इसको, कुछ और कर लूं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसीलिए मैंने कहा ना, ये सेशंस जो होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं इसमें। शुरू में खैर मेरे दिमाग में तो नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये पता था ये नहीं तो कुछ और भी नहीं है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने अपनी चॉइस से बाकी के 2 रास्ते बंद किए थे, है ना। मैंने यहाँ पे आने से पहले बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए कि मुझे पलट के नहीं जाना, जो करना यही करना है, राइट। मैं आपको बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं बाबूजी से नहीं मांगती थी, मैंने रिटेलिंग कर करके ट्रेनिंग्स अटेंड किए। उस टाइम पे हम तो प्लग भी नहीं थे विनिंग टीम सिस्टम में। जो मैंने पहला ट्रेनिंग किया था सिद्धार्थ सिंह सर का, 3,500 का था। वी वर नॉट एक्चुअली अवेयर कि ऐसा कुछ होता है, बट ये था कि सीखना है, सीखने के लिए तो हम बहुत ये थे कि कहीं से भी सीखने का मौका मिल जाए। 3 इडियट्स वाला है ना, कि उस टाइम पे सिस्टम की वैल्यू एक्चुअली समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम प्लग्ड नहीं थे, राइट। तो 3,500 रुपए के प्रोडक्ट्स को मैंने, उससे ज्यादा के प्रोडक्ट मैंने रिटेल किए, रिटेल करके पैसा जमा करके मैंने प्रेम सर को दिया और मैंने कहा कि मुझे ये सेशन अटेंड करना है। बहुत रिटेलिंग किया है सर हमने। अभी शायद इतना लोगों को लगता है कि बेचना, क्यों बेचे हम, लेकिन बेचने से ही आपकी ट्रैवलिंग निकल सकती है, आपके खर्च निकल सकते हैं। क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, स्पेशली लेडीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड पैसे नहीं देंगे एफआरयू अटेंड करने के लिए या कोई अदर फंक्शंस अटेंड करने के लिए, तो रिटेलिंग करिए, वी आर द मास्टर इन दैट, है ना। तो हमारे पास बाली सर ने तो वो ऑप्शन भी दे रखा है। तो कई बारी ऐसा लगता था सर, मुझे ये नहीं लगता था कि पैसे नहीं आ रहे या लोग नहीं आ रहे, मुझे ये लगता था कि इतना बढ़िया बिजनेस है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता, लोग आने को तैयार क्यों नहीं होते। ये मुझे, मेरे दिमाग में बहुत सताता था। लेकिन इसका सवाल, इन सवालों का सारा जवाब मैं लिख के रखती थी, प्रेम सर को पूछती थी, तो प्रेम सर मुझे बोलते थे ये ऑडियो सुन लो। He was very smart guy। वो बोलते थे ये ऑडियो सुन लो, नहीं तो ये फंक्शन जो आ रहा है ना, इसमें बैठ जाना, इसमें आपको सारे आंसर के जवाब, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ये जो फंक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चौथी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरा विजन बहुत क्लियर था। Yes, that's the thing। अगर विजन क्लियर नहीं होता तो हिलाने वाले तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग मुझे अपने ट्रैक से हटा सकते थे। स्पेशली सबसे जो इमोशनल जो मेरा पार्ट था, वो मेरा बच्चा था। मुझे आज भी याद, मैं बहुत रोती थी कि जब मैं उसको घर से छोड़ के जब निकलती थी, क्योंकि ताने मिलते थे मुझे, इतने छोटे बच्चे को छोड़ने जाती हो, तुमको तो पैसा ही दिखाई देता है, आदमी तो गया, तुम बच्ची को भी छोड़ रही हो, अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या करोगी। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते थे मुझे। लेकिन मैं एक ही चीज बोलती थी कि नहीं, मुझे करके दिखाना। और शायद कहीं ना कहीं फास्ट काम करने का वो एक रीजन था मेरा। yes। कमजोर आदमी के लिए वही रीजन रुकावट बनता है, और बहादुर के लिए वही रीजन प्रेरणा बनता है। एग्जैक्टली। और आई थिंक विवेक, अगर मैं इस श्रीदेवी जी की बात को कहूँ, तो जो शुरू का जो टाइम होता है ना, जिस वक्त सारी चीजें आपकी अपोज होती हैं, आपके पास लोग नहीं होते और एवरीथिंग इज मतलब एडवर्स इन योर साइड, तो उसी वक्त ट्रू टेस्ट होता है कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हो, आप कितनी दूर तक इस इंडस्ट्री में जाओगे। जितने भी नए लोग, आज 3,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, मैम बहुत सारे नए लोग हैं आज। उन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस वक्त आपको लग रहा है ना कि अभी हमारे साथ लोग नहीं है, हमारे साथ ये जो चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, इसी वक्त अगर आपने फेथ कर लिया
इट मींस योर आपकी सक्सेस को कोई और रोक ही नहीं सकता। फेथ बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे फेथ तो तभी आ गया था जब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसको मैं करूंगा कुछ भी हो जाए, और जब उनके जाने के बाद भी पैसा आया ना, वो फेथ मेरा वहीं से बिल्ड हो गया था। मैंने कहा मुझे किसी और से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसके पहले भी कुछ किया था तो वहां आया नहीं था। और दूसरी चीज, नौकरी में तो पता है ना कि जब तक करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे जाने के बाद भी अगर आ रहा है तो इससे बड़ा विश्वास और कौन दे सकता है, राइट? सो विश्वास किया मैंने कंपनी पे, है ना। सबसे पहले सारे मैनेजमेंट के बारे, क्योंकि मुझे मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब तक वो थे तब तक मैंने ना पीवी बीवी समझा ना प्रोडक्ट समझा। बस ये था कि ब्यूटी सेशन कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट बता दिया कैटलॉग से, बट आई वाज नॉट हैविंग दैट मच डीप नॉलेज। तो मैंने सारी चीजें सीखी अबाउट कंपनी, अबाउट सिस्टम, है ना, अबाउट हाउ टू हैंडल टीम, ये सारी चीजें मैंने सीखी। विश्वास, पहले तो खुद को विश्वास लाना शुरू किया, क्योंकि जब तक आप सही इंसान नहीं हो, आप राइट नहीं हो, आप दूसरों को क्या राइट नॉलेज दोगे, राइट? यू हैव टू बी राइट, राइट? तो द राइट यू शुड बी। आपके पास क्या नॉलेज है कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, सिस्टम को लेके। कई बार हम तुक्के में बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है हमें तो सब आता है, मैंने तो 10 साल नौकरी की है, मेरे पास इतना साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बट अपने आप को जीरो करना पड़ेगा अगर हमें इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम अगर अर्न करना है तो, राइट? सो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और फेथ के लिए चाहिए होगा नॉलेज। विदाउट नॉलेज नोबडी इज गोइंग टू गेट द फेथ, राइट? तो कंपनी, प्रोडक्ट्स, अपलाइन, सारे नॉलेज लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में कुछ चीजों पे बात करूंगी, क्योंकि जब मिशन 90 डेज की बात हो रही है तो सिर्फ मिशन 90 डेज में प्लान ही नहीं दिखाना, प्लान तो बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं कहूंगी कि तो 90% हिस्सा है, प्लान दिखाना ही है। इसके अलावा हम जो बाकी सारी चीजें, पहले अपने आप को चेक करिए कि वेदर आई एम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, राइट? अब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव को थोड़ा सा मैं बाइफर्केट करूं, तो अगर आप ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स अटेंड किए जा रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स अटेंड किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इट मींस दिस इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। यस है ना, कि हम सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया सारी चीजें आती, बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑन फील्ड, राइट? और प्रोडक्टिविटी वो होता है जो पीएससी कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन में है, जो अपलाइन की काउंसलिंग में है, 10 को स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट? उनकी फॉलो अप मीटिंग्स चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो चेक योरसेल्फ वेदर यू आर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। आप प्रोडक्टिव एस्टिजियन है और अनप्रोडक्टिव एस्टिजियन है, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मैसिव एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैसिव एक्शन की। अब मैसिव एक्शन तभी आएगा जब हम सेल्फ ड्रिवन है, मतलब खुद ही हमने ओनरशिप ले रखी है तो। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं तो मेरी अपलाइन सब कुछ करके देगी, मेरी अपलाइन मीटिंग अरेंज करे, मुझे सिर्फ लोगों को प्लग करना है, ठीक है, आपने मीटिंग अपलाइन की प्लग कर दी, लेकिन फॉलो अप तो आपको ही करना होगा ना। दिस इज द पार्ट ऑफ मैसिव एक्शन, राइट? तो हमें मैसिव एक्शन में रहना है बहुत ज्यादा, हो सके तो अपनी डाउनलाइन से ज्यादा और अपनी अपलाइन से ज्यादा। दिस इज कॉल्ड मैसिव एक्शन, राइट? मुझे वो बहुत बढ़िया लाइन लगती है कि देर रात को जागने वाले सारे दीवाने नहीं होते हैं, ड्रीमर भी होते हैं, है ना? तो उस तरीके का मैसिव एक्शन, मैं नहीं कह रही कि लेट नाइट तक जागो, बट एटलीस्ट मैसिव एक्शन इस तरह से जो दिखनी चाहिए आपकी, चाहे आप वो ऑनलाइन करें, चाहे वो आप वर्चुअल करिए, फील्ड पे करिए, जो करना है करिए, लेकिन मैसिव एक्शन शुड बी देयर। सेकंड थिंग, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये समझना होगा कि ये जो चीजें मेरे साथ घटना हुई है ना, तो ये मुझे इसलिए इंस्पायर कर गई क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो उनके जाने के बाद भी काम कर रहे थे और मुझे पैसा दिख रहा था। तो इसका मतलब ये है कि नीचे लीडरशिप आनी बहुत जरूरी है, राइट? और लीडरशिप तब आएगी जब हम उनको डेवलप करेंगे, राइट? तो लीडरशिप डेवलपमेंट पे भी बहुत एक्टिविटीज करनी है। जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक जो बेहतरीन जगह होती है दैट इज कॉल्ड पेज मीटिंग, राइट? हम सोचते हैं हमारी अपलाइन पेज मीटिंग करी तो हम क्यों करें, राइट? तो हमें पेज मीटिंग खुद करनी होगी, भले वो 3-3 4-4, हमारे पास तो गेटिंग स्टार्टेड बेहतरीन बुक है, उसके थ्रू हम पेज मीटिंग सीख सकते हैं कि पेज मीटिंग कैसे करें हम, राइट? बेस्ट सिस्टम, मतलब इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया कि सब कुछ परोस दिया गया, हमें काम करना है सिर्फ, राइट? तो पेज मीटिंग के बेस पे हम लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमको लिवरेज करना है अपने टाइम को, अपने पैसे को, राइट?
तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कुछ लोगों को डेवलप करने की, राइट। अब हो सके तो इस बीच में हमें उन्हें सिखाना पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाके उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़े, ये सारी चीजें हमको करनी होगी टू डेवलप देम। क्योंकि अगर लीडरशिप डेवलप हो गई, आप सोचिए भारिल सर कितने खुशकिस्मत इंसान है कि उनके पास 2 बेहतरीन जाबाज लीडर है कि टेंशन नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट। इस तरीके के लोग चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हो गए, इसका मतलब ये है कि हमने जो शुरू में मेहनत की है ना उसका रिजल्ट दिख रहा है, राइट। तो हमें लीडरशिप। श्री आप विनिंग टीम का नगीना हो श्री। थैंक यू सो मच सर। ओके, उसके बाद बात करें तो अपलाइन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज। ये बहुत बड़ी चीज होती है। शुरू में अपलाइन कम्युनिकेशन तो बहुत क्लियर होता है क्योंकि चीजें हमें सीखनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम बन जाते हैं तुर्रम खां, है ना। ऐसा लगता है कि मेरे को तो सब आता है, मैं तो अब डायरेक्टर हो चुका हूँ, ब्रॉन्ज हो चुका हूँ, मैं गोल्ड हूँ, मैं क्राउन हूँ, मैं यूसीडी हूँ, अब मुझे मेरी अपलाइन से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जरूरी नहीं कि अपलाइन से हमेशा एक ही तरीके की बात हो। आप जो 5% के लेवल पे बात करें तो सेम बात आपकी यूसीडी जाने पे भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। बट कम्युनिकेशन शुड बी देयर। जिस तरह से एक अपलाइन का अपनी टीम में रोल बदलता है उसी तरीके से हमारे कम्युनिकेशन के टॉपिक भी बदलते हैं, बट अपलाइन कम्युनिकेशन मस्ट, राइट। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अपलाइन ड्रिवन बिजनेस है। आपके पास अगर अपलाइन है तो डेफिनेटली आप कहीं स्टक नहीं होंगे। ये बहुत मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहता हूँ। श्योर आप सर। बहुत अच्छा बता रही हैं। मैं कुछ डाउट्स होते तो मैं पूछ लूं। हाँ, मैं क्यों अपलाइन से कम्युनिकेट करूं? मैं भी डीयूसीडी हो गया हूं, भारिल साहब भी तो डीयूसीडी हैं, तो फिर मुझे उनसे क्या जरूरत है? अब तो हो गया काम मेरा। व्हाई शुड आई कम्युनिकेट विद हिम नाउ? राइट। देखिए, अपलाइन मतलब आपसे एक्सपीरियंस पर्सन, राइट। आपसे ज्यादा उनको पता है, भले वो आपसे 1 मिनट पहले क्यों ना ज्वाइन हुआ है, भले वो बहुत आपसे बढ़िया। उम्र में छोटे क्यों ना हो। अपलाइन द पर्सन हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड देन यू, राइट। अभी अगर विवेक सर ये सोचते हैं कि मुझे जरूरत क्या है, मैं भी यूसीडी हो चुका, लेकिन भारिल सर है, राइट। आप अगर यूसीडी और आपके नीचे टीम है तो आप अलग ही एक इमेज रखते हो, आपकी अलग एक नॉलेज का बहुत डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक अपलाइन के रोल पे होते हो तो आपके पास कई, आप ऐसे देखते हो, ऊपर से देखते हो, उसमें आई फॉरगॉट दैट वर्ड, इंग्लिश में उसे कुछ कहते हैं, आप जहां से बैठ के सारी चीजें देख पाते हो कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि हमें बर्ड सी बोलते हैं ना, बर्ड सी बर्ड से नहीं, वो ईगल सी होता है। मैप के ऊपर उस रेखा को कुछ तो नाम देते हैं, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। वो बात नहीं, है ना, वो रेखा है ना, ऊपर से ऐसे सब देख पाते हैं कि कहाँ पे क्या सारी चीजें मैनेज हो। उसी तरीके से अपलाइन जो होता है वो ऊपर से देखते हैं कि आपको यहाँ से भी ठीक करना है, ये भी आपको आप कर सकते हो, ये बहुत बेटर है। तो अपलाइन इज अ पर्सन जो हु कैन गाइड यू ओवरऑल। हम तो यहाँ से खाली इतना ही देख पा रहे हैं जो हमें सिर्फ दिख रहा है ऊपर, हम अगल बगल पूरी चीजें नहीं देख पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो अपलाइन की अपनी एक अलग ही जगह होती है जहाँ पे हर लेवल पे आने के बाद भी हमें उनसे बात करने की बहुत जरूरत है। सो कम्युनिकेशन इज मस्ट, क्योंकि सिर्फ डीयूसीडी बनने थोड़ी नहीं आए, हम तो यहाँ पे विनिंग टीम में है तो चलते फिरते एक ऐसे संत बन सकते, कहते हैं द मॉन्क हु बॉट पोर्शे, है ना। तो वी वांट टू बिकम वन ऑफ देम, कि हम संत बनेंगे, है ना, हम टाई वाले संत बनेंगे, लेकिन हम जिंदगियां बदलने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमें उस लेवल की सोच पाने के लिए अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। बहुत बढ़िया। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आता है राइट एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट एसोसिएशन। हमें तय करना होगा कि हम कैसे लोगों के साथ हैं। कई बार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे लोगों के साथ हैं। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, 3 कार्डिनल रूल्स बहुत मैटर करता है कि हमें जो सबसे प्रायोरिटी देनी है वो अपनी टीम, अपनी अपलाइन, दैट्स इट। लेकिन हम क्या करते हैं मोस्टली कि इनको छोड़ के बाकी सब जगह की सारी पंचायत शुरू हो जाती है। yes. है ना, कि वो देखो वहां जा रहे हैं, वो तो वो कर लिए हैं, उनके पास तो ऐसे प्रोडक्ट है, उन्होंने तो वेस्टीज को ऐसा कह दिया, उन्होंने तो आपके बारे में ऐसा कह दिया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, हमें चेक करना है कि हम कैसे लोगों के साथ में, हमें लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना है, राइट। जो लाइक माइंडेड हमारी सोच रखते हैं, राइट, हमारी जैसे सिंपल हो। आप अगर बहुत एग्रेसिव है तो आपको एग्रेसिव क्या वैल्यूज है और मुझे मेरी वैल्यूज के जैसे लोगों के साथ एसोसिएट होना है, राइट। और ये तब हो पाएगा जब हम
बड़े बड़े फंक्शंस को अटेंड करते हैं, जब हम गो क्राउंड में आते हैं, जब एफआरयू में आते हैं, तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमें किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है, बहुत बढ़िया। राइट? सो वी नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको चेक करना है कि मैं किसके साथ रहूं, तो पहले अपने आप को चेक करिए कि मेरे वैल्यूज क्या है, मैं कौन हूं, उसके अकॉर्डिंगली आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? देन उसके बाद आता है सिस्टम प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी के पास नो डाउट बहुत बढ़िया नॉलेज है, बहुत अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और ये यूनिवर्सल सिस्टम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई फेरबदल कोई अपने हिसाब से कर देता, नहीं, दिस इज यूनिवर्सल सिस्टम जो हम सभी को फॉलो करना है और डुप्लीकेट करना। कितनी सिंपल चीज है, मैं वही सोचती हूँ कि जब मैं जॉब में थी तो मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ता था, मुझे सारी चीजें सोचनी पड़ती थी, ये अकाउंट का पार्ट, वो फिर ऑडिट का फाइलिंग करना, ये सारी चीजें करना। फिर जब मैं बिजनेस करने लगी तो उस टाइम पे मुझे वेंडर को संभालना, अकाउंट संभालना, है ना, फिर बहुत बहुत दिक्कतें होती थी। ये तो कितना आसान बिजनेस है, प्लान दिखाया, टर्नओवर हुआ, पैसा आया, राइट? सो तो यहाँ जो चीज, जो सिंपल चीजें बना रही है, उसका उसका एक ही रीजन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम बना हुआ है इसका। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नया हाईवे बनाऊंगा और उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगा, तो हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो हाईवे बना हुआ है, हमको सिर्फ फॉलो करना है। तो हमारे पास द बेस्ट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड विनिंग टीम सिस्टम। बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है, सबके लिए सेम है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, हर कोई इसको फॉलो करेगा तो ग्रो कर जाएगा। तो सिस्टम प्रमोशन इज मस्ट। अगर कोई नया भी आ रहा है, वो उसको भी सिस्टम फॉलो करना है। अगर कोई क्राउन, यूसीडी, डीयूसीडी भी हो चुका है, उनको भी सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम इज फॉर एवरीवन, राइट? तो मेन थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम कई बार कंपैरिजन के चक्कर में ना अपने आप खत्म कर देते हैं, राइट? तो लोग आपके लिबास को देख के, लोग आपकी लोग आपके बातों को, आपके पहनावे को देख के नहीं अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपकी पर्सनालिटी, लोग आपके व्यक्तित्व को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं, राइट? तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपने आज के पूरे सेशन को खत्म करूंगी। बाकी सबके कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम बात करेंगे कि एक बारी एक खिलौने वाला एक राज्य में खिलौने बेचने गया और बहुत जोरों शोरों से वह ऐलान कर रहा था कि मेरे पास ऐसे खिलौने हैं जो जिसको दुनिया में कहीं नहीं कोई ढूंढ पाएगा। इस तरीके के खिलौने हैं जो मैं सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। तो इस तरह से वो जोर से बोल रहा था, तब तक कान में राजा के कान में बात पहुंची कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से यूनिक खिलौने की जो इसी खिलौने वाले के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। चलो देखते हैं। तो राजा ने अपने राज्य में, अपने दरबार में बुलाया उनको और कहा कि भाई बताओ तुम्हारे कौन से एक से खिलौने हैं जो बहुत अलग हैं और दुनिया भर में नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास 3 खिलौने हैं ना, 3 उन्होंने पुतले निकाले, 3 गुड़िया थी, राइट? तीनों सेम, एग्जैक्टली सेम, एक रत्ती उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। राजा बोले ये क्या हो गया, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, तीनों तो सेम ही दिख रहे हैं और ये तो कहीं भी मिल जाए। बोले नहीं नहीं, ये तीनों बहुत अलग है। बोले अच्छा बताओ कैसे अलग। बोले जो पहला खिलौना है, ये जो पहला पुतला है, इसकी कीमत है 1000 मोहरे, है ना, 1000 मोहर। तो बोले अच्छा दूसरा बताओ। बोले जो दूसरा है इसकी जो कीमत है ये है 100 मोहर। बोले ये कैसे, ये तो सीधे 10 गुना कम हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है तीसरा बताओ। जब तीसरा बताओ, बोले इसकी जो कीमत है वो है 1 मोहर। बोले ये कैसे हो सकता है, मतलब तीनों एक जैसे दिखने वाले, कोई चेंजेस नहीं, हूबहू कपड़े सेम, उनकी फीचर सेम, सब कुछ सेम, बट कीमत अलग कैसे हो सकती है। बोले आप बताइए कैसे, आप अगर पहचान गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझदार राजा है। तो राजा ने बोला अच्छा ये चैलेंज दे रहे हैं। तो राजा ने बोला अपने सारे राज्य के जितने भी मंत्री थे उन सबको बोला तुम बताओ तुम्हें कोई अंतर दिखा इनमें। तो सभी मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो राजा ने कहा आप क्या करें। तो उन्होंने अपने सबसे समझदार, बहुत ही ज्ञानी एक अपने जो मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा तुम बताओ क्या इसमें अंतर है। तो मंत्री ने कहा, देखा उन सारे तीनों को देखा, उन्होंने कहा कि घास के 3 तिनके चाहिए। तो घास के 3 तिनके आए, राइट? तो पहले वाले को कान में डाला गया, एक कान में वो तिनका डाला गया और वो जो पुतला था पहला वाला उसे थोड़ा धीरे धीरे रुका, फिर बोला, फिर रुका, फिर उसके बाद बंद हो गया। जो दूसरे पुतले के कान में डाला गया तो एक कान में डाला और दूसरे से निकल गया। और जब तीसरे वाले के कान में जब डाला गया तो उसने जैसे ही डाला डो 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 बहुत जोर से चिल्लाने लगा एकदम से, राइट?
तो राजा ने कहा मुझे मंत्री ने कहा मुझे तो समझ में आ गया राजा जी, आप बताइए। तो बोले मुझे नहीं समझ में आया, तभी तो तुम्हें बुलाया गया। बोले ओके बताता हूँ। ये जो पहला पुतला है, ये वो पुतला है जब इसके कान में तिनका डाला गया, जब इसको कुछ बोला जाता है, ये वो इंसान है जब इसे कुछ बोला गया तो इसने सुना, समझा और उसने जितना चाहिए उतना बोला। समझदार है, संवेदनशील है, राइट। और जो दूसरा वाला है, जैसे ही इसके कान में डाला गया इसने दूसरा निकाल, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कोई कुछ भी कहे, ये अपने मन का राजा है, राइट। लेकिन जो तीसरा वाला पुतला था, उसके कान में जैसे ही गया उसने शुरू हो गया, ये इसने सुना नहीं कि बोलना शुरू कर दिया, राइट। तो इसीलिए जो पहला जो पुतला था जिसकी कीमत 1000 मोहर थी, वो इंसान है जो समझदार है, लोगों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो जितनी जरूरत होती उतना बोलते हैं, इसीलिए उसकी जो कीमत है वो 1000 मोहर है। और हमें बनना है उसी की तरह, बहुत बढ़िया। राइट। हमें अपने आप को इस तरीके का इंसान बनाना है जो सिचुएशन के हिसाब से समझ के, है ना, बातें करें। ऐसे नहीं कि बस सुनने के लिए सुन रहे हैं और सुनने इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें मुझे जवाब क्या देना है, या बस सुन लिया और खत्म कर दिया, अपलाइन ने बोला मेरे को सुनना नहीं, मैं तो करूंगा अपने हिसाब से। ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। या सुन रहे हैं और बोलने के लिए रेडी हैं, ऐसे लोग भी कहाँ लोग आपके साथ टिकेंगे, राइट। हमें बनना है संवेदनशील, हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, हमें रीडिंग करनी है, हमें फंक्शंस अटेंड करने हैं, हमें राइट एसोसिएशन में रहना है, हमें अपलाइन को फॉलो करना है, हमें ओवरऑल अपने आप पे काम करना है। हम अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो अपने आप को चैलेंज दीजिए। बाकी दूसरों को इनकम को देख के, दूसरों की ग्रोथ को देख के अगर हम अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ, है ना, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने ऊपर के एक्टिविटीज पे करनी है, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना। और ये सच में हर एक के लिए यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जेंडर नहीं देखा जाता है, कोई हायरार्की नहीं होती है यहाँ पे कि बॉस से ज्यादा आप कमा नहीं सकते हो, लेडीज है तो जेंट्स से ज्यादा आप कमा नहीं सकते हो, स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्रेशर की तरह इनकम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, राइट। और बहुत बड़ा विजन है 2025 तक 50 कंट्री। सोचिए कितनी सौभाग्यशाली हम यहाँ पे कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे अभी से फोरकास्ट कर दिया गया है कि अगर आप इसमें इतनी बेहतरीन तरीके से काम करते हो तो आपके लिए ये जगह है, राइट। सो दिस इज प्रूवन प्लेटफॉर्म विथ प्रूवन सिस्टम, विथ ग्रेट लीडरशिप ऑफ विनिंग टीम, है ना, विथ राइट अपलाइन, है ना, जहाँ है जैसे भी है, जस्ट टेक डिसीजन, स्टार्ट योरसेल्फ, the opportunity, the success is waiting for you। क्योंकि आज ही मैंने अपने फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, पूरी यादें ताजा हो गई जब वो एफआरयू का सेलिब्रेशन हुआ था, जब वो हमें क्राउन पहनाया गया, जब वो फ्लैग पहन के हम रैंप वॉक कर रहे थे, मतलब वो इतना बेहतरीन होता है जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, उसको फील करना पड़ेगा। और फील तभी करेंगे जब हम काम करके वहां तक पहुंचेंगे, राइट। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ वेस्टीज विनिंग टीम। और सक्सेस सभी के लिए है फ्रेंड्स, आपके लिए भी सक्सेस वेट कर रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फैमिली वेट कर रही है ना, वो आपको देख रही है कि आप कई सालों से लगे हो, आप हम यूसीडी जाके दिखाएंगे, डीयूसीडी जाके दिखाएंगे, हमारी भी कार आएगी, हम भी ये लाएंगे वो लाएंगे। तो आपकी फैमिली आपसे ज्यादा ईगरली वेट कर रही है उस अचीवमेंट के लिए। एटलीस्ट डू इट फॉर देम, ना। जो सोल्जर्स हमारे सगे नहीं होते हैं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, बट वो हमारे दिन रात खड़े होते हैं बॉर्डर पे, गोलियां खाते हैं, तो ये तो हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं ना, हमें तो इनके लिए कर जाना है, राइट। So thank you so much. All the best, everyone. Thank you so much, Vivek sir, Gulab sir, for inviting me. Thank you so much. थैंक यू श्रीदेवी जी, थैंक यू। और बहुत बहुत आपका आज की टॉक बहुत रिफ्रेशिंग थी, और मैं बार बार आपके आंख की चमक देख रहा था कि हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। और वही होता है श्रीदेवी जी कि जब आप अपने ड्रीम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो चैलेंजेस मैटर नहीं करते। ड्रीम बढ़ाना, जितने लोगों को चैलेंज आते हैं ना, वे केवल वही लोग हैं जिनके पास शायद एक डिफाइंड ड्रीम नहीं है, या वे एक्साइटेड नहीं है। अब यकीन मानना श्री बहन, आप जब बीच में बोल रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार चीजें देख के। तो मतलब आप जितना पैशनेट रही, भले मजबूरी से रही हूँ, बट था तो ड्रीम ही। तो ऐसे अगर आज किसी को भी चैलेंज आता है किसी चीज का, कोई भी चैलेंज है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो जीवन में इन्होंने किया, जिस तरह से निकल के आई, आई डोंट थिंक कोई चैलेंज बहुत बड़ा होगा दुनिया में, सबके पास। यस,
मैं पैशनेट की अगर बात करूं तो ये बहुत जरूरी एक दवा है। इट इज यस, मैं एक बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, वो बुक मेरे लिए बहुत काम आई, और वो बुक को मैं सीरियसली सभी को कहूंगी कि अगर आप पढ़ने के शौकीन और स्पेशली अगर आप सक्सेस चाहते हो तो पढ़िएगा जरूर। फ्रैंक बेटगर की एक बुक है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता की ओर कैसे पहुंचा। पूरी बुक में क्या लिखा है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे एक चीज याद है, आपके पास जो चाहिए, आपको जो चाहिए ना, और जो नहीं और जो चाहते हो उसकी होने की एक्टिंग करो। यस, जब मैं दुखी होती थी मुस्कुराने की एक्टिंग करती थी, बहुत बढ़िया। जब कुछ नहीं होता था सारी चीज होने की एक्टिंग करती थी, और वो करते 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 सारी चीजें होने लगी। तो खुश रहिए, है ना, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो हम जितना ज्यादा देंगे वो उतनी फैलती है। तो सीरियसली पैशनेट रहना भी एक बहुत बड़ी दवाई है जो हर एक को काम आने वाली। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं निगेटिव हो रहा हूँ या निगेटिव माहौल है, बी वेरी पैशनेट। लोग हो सकता है कि आपके पैशन को देख के वहां शर्मा जाए। तो पैशन, एनर्जी इज एवरीथिंग। ठीक बात, बिल्कुल। जिस बुक का आपने रेफरेंस दिया, मेरी शायद पहली बुक थी इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था। ये बुक मुझे भैया ने रिकमेंड की थी, भाई भैया ने बोले एक तो ये बुक पढ़ना। तो रियली पैशन मिलके रिकमेंड कर देते हैं। जब तीनों मिलके उस बुक को रिकमेंड कर देते हैं। वी रियली बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो गजब गजब बुक्स है। और वाकई श्रीदेवी जी, बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचा होगा आज। मैं तो खुद नोट्स लिख रहा था जब आप बोल रही थी। कोई चैलेंज नहीं है अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो। और दोस्त, अगर आपका ड्रीम छोटा है ना तो अपलाइन तो छोड़ दो, भगवान आपका चैलेंज नहीं पूरा कर सकता। मैं तो इतना समझाऊं। क्या क्या श्रीदेवी जी के पास लाइन लगी हुई थी लोगों की जो ये बोल रहे थे कि श्रीदेवी जी चलो आ जाओ, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों को श्रीदेवी जी ने प्लान दिखाया होगा, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। कुछ ने ज्वाइन कर लिया होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं खरीदा होगा। मतलब बहुत सारे राउंड राउंड करने के बाद ही मालूम पड़ा कि आप कुछ दिन तो आप अकेले ही हो, नोबडी वाज विद यू। उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देती, तो जैसा चल रहा था nobody would have known who श्रीदेवी पासी is exactly, right? लेकिन आपने नहीं छोड़ा तो आज दुनिया जान गई कि श्रीदेवी कौन है, और कितने सारे लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन हो गया, कितने लोगों के जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो रियली वेरी वेरी थैंक यू श्रीदेवी जी, आपने इतना समय दिया। मैं तो एक ही वर्ड, आपका उस वर्ड की पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, लेकिन वही कह सकता हूँ, और वो है धन्यवाद। I don't know कि वो कितना मैटर है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम हमारे पूरी विनिंग टीम की साइड से। और मैं चाहूंगा कि गुलाब जी कुछ बोल लें, और उसके बाद फिर हम फाइनली क्या बताएं। एक्चुअली देयर इज नो वर्ड्स, इतना ही कहूंगा जितने लोगों ने आपको सुना। श्रीदेवी जी, वो कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती, और मुश्किलें और मुसीबतें नहीं आती आपके जिंदगी में रास्ते की रुकावट बनकर। वो तो आती है सिर्फ आपके साहस को उजागर करने की। आपकी जो स्टोरी है, आई थिंक इट इज अ रियल, कहते हैं ना, जीवन के अंदर एक ऐसी स्टोरी होना, इट इज अ, मतलब नो डाउट पेन है, लेकिन गॉड गिफ्ट भी है। ताकि मुझे ये इंडस्ट्री क्यों अच्छी लगती है, स्पेशली मैं अगर बताऊं, आप एक बार जब सफल होते हो ना, उसके बाद आपकी हर चीज से लोग इंस्पायर होते हैं। मैं आज ही अपने फेसबुक पे या पता नहीं इंस्टाग्राम पे कहीं डाला कि आपकी बातों से लोग इंस्पायर होते हैं, आपके कपड़ों से इंस्पायर होते हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, आपकी गाड़ियों से इंस्पायर होते हैं, और जाने या अनजाने वो नक्शे कदम पे चल के वो भी कहीं सफलता का स्वाद छूते हैं। और आई थिंक इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि देयर इज नो, इस इंडस्ट्री का कोई मुकाबला है ही नहीं। और जितने भी लोगों ने आज आपको सुना है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, क्या आपके पास इससे ज्यादा पेन है क्या? अगर नहीं है तो फिर देर किस बात की यार? प्रूव योरसेल्फ। हर इंसान के पास कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और जबरदस्त स्टोरी है। बस उस स्टोरी की वैल्यू तब होगी जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे। श्रीदेवी जी ने प्रूव किया, इसलिए आज हम सब लोग उनको सुन रहे हैं और उनसे लेसन ले रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है, जो पुण्य है, वो उनको जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपकी जो स्टोरी है कब सुनेगी ये दुनिया? क्यों नहीं सुनना चाहते आप, राइट?
So once again, behalf of रुको, अभी भी क्लोज नहीं करना श्री। श्रीदेवी जी, हम और हमारे लोग ना थोड़े से लालची हो गए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं, मेरी जिम्मेदारी है मुझे पढ़ना। एक तो भैया उस बुक का नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता पे कैसे पहुंचा। राइटर का नाम तो श्रीदेवी जी बताएंगे, मुझे तो फिरंगियों के नाम याद नहीं रहते। फ्रैंक बेटर। हाँ, यही जो उन्होंने बोला। तो श्रीदेवी बहुत 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 सुंदर बुक है, और मैं इसलिए ऑथर का नाम नहीं भूल पाती क्योंकि सच में बहुत सारी जिंदगियां बदली उस बुक से। एग्जैक्टली। तो श्री जी, लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने सोशल मीडिया पे आपने बहुत अच्छा काम किया और एवरीबॉडी नोज। अगर आपके पास 5 मिनट और हैं तो आप प्लीज जरा उसके बारे में कुछ अगर बताएं तो। सोशल मीडिया पे एक्चुअली क्या होता है, हम ऐसे सेल्समैन जैसा नहीं, सेलिंग कोई बुरी चीज नहीं है, बट वी शुड नो टू whom we सेल। हमें पता होना चाहिए कि मुझे बेचना किसे है, राइट? हमें लगता है कि हमने भी किया शुरू में वो काम की, कहीं पे भी ग्रुप में पोस्टर्स डाल देते थे, लोग कॉल करते थे, फिर बहुत टाइम जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक्टिविटी करते करते समझे। मैं ये सभी को सिखाती हूँ, इनफैक्ट आप सभी को मैं कहूंगी कि जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपनी पर्सनल कोई एक्टिविटी होती है, आप जो लीड्स आती है ना, वहां पे जो कमेंट्स आते हैं, राइट, जो लाइक करते हैं, आप उनसे रिलेशन बिल्ड करिए, राइट? एंड ट्राई टू रिलेशन इन द सेंस ऐसे नहीं कि गुड मॉर्निंग, खाना खाया क्या, चाय पिया क्या, नो। आप नॉर्मल कोई मोटिवेशनल चीजें शेयर कर दी, आपकी प्रोफाइल में ये बहुत बढ़िया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन सोशल मीडिया पे बैठ गए। वो बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि सोशल मीडिया से ही सब कुछ आ गया। नहीं, सोशल मीडिया एक हिस्सा है आपकी प्रोस्पेक्टिंग का, बहुत कम टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्योंकि होता क्या, हमने ये गलतियां की है ना, कि बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया, और बाद में जब काउंटिंग करते थे कि अच्छा 2-2 3-3 घंटे निकल गए सोशल मीडिया पे, दिस इज बैड थिंग, राइट? सोशल मीडिया बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन 100% कन्वर्जन नहीं आएगा, राइट? तो अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे गए हो और आपको इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा नहीं। सोशल मीडिया में कन्वर्जन लेट होता है। हाँ, बशर्ते अगर आप वेल नोन पर्सनालिटी है, गुलाब सर जैसे, है ना, विवेक सर जैसे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इफ यू आर ट्रूली न्यू इन दिस फील्ड तो वक्त लगेगा। हैव पेशेंस, राइट? हमें दिन भर नहीं बैठना। आप 1 घंटा या 2 घंटा बैठे, आपने जो लोगों ने लीड्स आपको, जो मतलब जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया है, आप उन्हें डाल सकते हैं कि मुझे आपका प्रोफाइल देख के बहुत, और जेन्युइन प्रोफाइल, जेन्युइन तारीफ करनी प्रोफाइल को देख के, ऐसे ही नहीं। तो आपको जेन्युइनली तारीफ करनी है, हाय हेलो करना है उनसे। उसके बाद आप उनको पूछ सकते हो कि आप क्या करते हैं, और जब आपको किसी ने पूछा तो आप उनको बता सकते हो कि मैं लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाने में हेल्प करता हूँ, या मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि वो पैरेलल इनकम कैसे बिल्ड करें। जो हमारे जो रोड मैप टू सक्सेस में जो प्रोस्पेक्टिंग के तरीके हैं, वही किया, कुछ अलग सीक्रेट नहीं यहाँ पे हमने अपनाया। आई थिंक देवी जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँ तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये 2 धारी तलवार है। आपके बिजनेस का एक जो बिल्ड कर रहे हो ना, उसका एक हिस्सा होना चाहिए सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे जो आपका प्रेजेंटेशन हो, इट शुड बी अ थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। बहुत सारे लोगों की जो पोस्ट होती है वो वेरी चीप होती है। मुझे जब इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि वो लोग या तो प्रोडक्ट्स डाल देंगे या तो सेलिंग कोटेशन डाल देंगे कि आप मेरा ये खरीद लो, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। नॉट लाइक दैट। आप इस इंडस्ट्री का पावर ऑफ प्लेटफॉर्म है। आप किसी सक्सेस, किसी अचीवमेंट, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, अपने आप को आप वहां पे प्रेजेंट करो, ताकि लोगों को इनडायरेक्टली ये लगे कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी हर इंसान को जरूरत है। और आई थिंक अगर इस वे से अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया विद द टाइमलाइन जो श्रीदेवी में हमने बताया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया को यूज करना है या 1 घंटा सोशल मीडिया को यूज करना है। आजकल ऐसी चीज है ना, ये फोन, अगर आप सुबह बैठ गए तो रात तक मुझे नहीं लगता कि आप इससे फ्री हो पाओगे। तो आपको हर चीज में आपका एक टाइमलाइन होना चाहिए कि कब, किस वक्त, कौन सी चीज कहां पे, राइट? और आजकल दिस इज आल्सो टूल। ऐसा भी नहीं है, अगर सोशल मीडिया आप चाहोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, लेकिन कहते हैं ना 2 धारी तलवार का मतलब ये है कि आपको
पता होना चाहिए कहाँ पे आपको प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, राइट? थैंक यू सो मच मैम। जैसे भानी सर कहते हैं ना कि यू नीड टू चेक योरसेल्फ वेदर यू आर यूजिंग सोशल मीडिया और यू आर यूज्ड बाय सोशल मीडिया। यस, बहुत बढ़िया, बहुत, दिस इज द स्लिप लाइन। अभी अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जाइए, रिलेशन बिल्ड करिए, तो आप घंटों बैठ गए। नहीं, आपको कोशिश ये करना है कि हाय हेलो हुआ और आपको जेन्युइन लग रहा है, प्रोफाइल किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, आप हो सके तो नंबर शेयर के तुरंत फोन पे बात करिए। अदरवाइज वो जो हम घंटों बैठ जाते हैं, लंबी लंबी चैट चलती, इट मींस वी आर नॉट प्रोफेशनल देन, है ना? और ये सीखने की चीजें होती है, ये करते करते, ऐसे नहीं कि एक दिन सीखा और हो गई, ये प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें आती है। और बहुत बच के रहना सोशल मीडिया से, क्योंकि सच में अगर ये टूल है तो ये तलवार भी है। तलवार भी। यस, हाँ, ये बहुत सारे लोगों का टाइम आप चेक कर सकते हो फेसबुक पे, कहीं पे भी जाके कि मैंने आज टोटल कितने घंटे डाले आज, राइट? हर कोई आज सोशल मीडिया पे है, बट वी नीड टू चेक कि हमें कैसा डाल, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। योर अपलाइन इज द बेस्ट पर्सन। बट सिंपल सी एक ही चीज है, जैसे सर ने कहा कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट मत डालिए, बिफोर आफ्टर मत डालिए, है ना? हम डाल देते कई बार, या कहते कम एंड जॉइन, ओपन सेल्स, वो क्या बोलते हैं, ओपन इनविटेशन मत दीजिए वहां पे। हाँ, आप क्यूरियस कर सकते हो या अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस पे डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे लोग आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको जानते हैं। बट यूज स्टोरीज, स्टेटस, प्रोफाइल में हो सके तो आपकी एक्टिविटीज से रिलेटेड डालिए, और जो स्टेटस स्टोरीज होती हैं वो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डाल सकते हो, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कौन हो, है ना, रियल यू। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, बट यही है सिंपल सी चीज जो मैं कहूंगी, जो नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए फील्ड में, यानी अपनी टीम के साथ डेप्थ ड्राइविंग पे, है ना, कि टीम के साथ हम उनके साथ काम करें। पता चल रहा है हम टीम आ तो गई, उनके साथ काम ना करके लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे नए नए लोगों को लाने के लिए। तो आएंगे लोग, वहां से भी आएंगे, बशर्ते आपको उस तरह की इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी बननी पड़ेगी, उस तरह का अपने अंदर एक नॉलेज डेवलप करना होगा कि कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की ठक, बात करने से पता चल जाए कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ क्या बात। पता चल रहा है कि मुझे बहुत सारे विवेक या मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें तो लड़के कुछ भी कह जाते हैं, मैं तो 53 साल की हूँ, मुझे 34 एज के लोग कुछ भी कहते हैं। मैंने कहा वो इसलिए कहते हैं बिकॉज हाउ यू कम्युनिकेट, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, अपलिफ्ट कैसे दे रहे हो, सामने वाला उस तरह से आपको ले रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी ट्रू। तो वो उस तरह के नॉलेज, वो विजडम, वो सारी चीजें लेके चलनी पड़ी। मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब, और कोई करता है तो मैं उनको भी ज्वाइन करा देती हूँ, क्योंकि मैं बोलती थैंक यू सो मच, मतलब आपने अगर मुझे तारीफ की तो दिस इज माय अचीवमेंट, है ना, लेकिन उसके आगे काम की बात करते हैं। यस, बहुत कोई भी आपकी बेइज्जती उतनी ही कर सकता है जितनी आप उसको छूट अलाउ करेंगे, जितनी आप चाहते हो, दूसरा नहीं कर सकता। और मैं सही बिल्कुल श्री आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक्चुअल में असली लाइन तो श्रीदेवी जी आपने एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फेसबुक। एग्जैक्टली तो ये है। और अगर आप एग्री करती हैं तो जो मैं समझा हूं कि लोग आपके बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपकी इमेज कैसी है, आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल कैसा है, आप किस टेस्ट के व्यक्ति हैं, उसके हिसाब से लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने बारे में बताए जाओ रादर देन टेलिंग अबाउट योर बिजनेस, या आप क्या करते हैं इसके बारे में। लेट देम आस्क, उनको पूछने दीजिए। और सुनो भाई, तुम ज्यादा लालची मत बनो, श्रीदेवी इतना समय नहीं देगी हमको आज। अगली बार सुनना है तो श्रीदेवी जी के ईडीएस सुनना, सवाल पूछे जा रहे हैं बाबा बाबा। यू आंसर्ड एवरी क्वेश्चन बाय डूइंग इट, दैट्स ऑल। हम कुछ भी कितने भी बातें करते रहे, वो कोई जवाब नहीं है। आपने कर दिया, वो आपका जवाब। बिल्कुल। तो मैं तो एक ही चीज सीखा हूँ आज की मीटिंग में, और जो आपसे हम हमेशा इंस्पायर भी होते हैं, कि अगर चॉइस आपकी है कि आप अपनी परेशानी को बड़ा करते हैं कि आप अपने रीजन को बड़ा करते हैं, हर चीज इसके अंदर आ जाती है। और गुलाब, यू वांट टू ऐड समथिंग? और आई थिंक बहुत कुछ हो गया, और अभी इससे समझदार को सारा काफी है। सारा काफी है। थैंक यू श्रीदेवी जी, आपने बहुत समय दिया, बहुत बढ़िया। हमें बहुत अच्छा लगा कि अपने परिवार में अपने घर की महिलाएं बहनें इतना अच्छा ग्रो कर रही हैं, और आपको देख के बहुत सारी लेडीज को और जेंट्स को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एट वेस्टेज एंड विनिंग टीम। और ईश्वर आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे और बहुत सक्सेस दे, ये हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। और पूरी विनिंग टीम और जितने लोग, ऑलमोस्ट पूरे सेशन ये हाउसफुल था,
तो 3000 से ज्यादा आ नहीं सकते थे गुलाब इसमें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी थी। तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू श्रीदेवी जी, थैंक यू गुलाब, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। और प्लीज मेरे भाइयों, कोरोना आ गया है, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। जिंदा रहेंगे तो बहुत मौज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।